टॉपिक इज प्रिज्म। भाई प्रिज्म क्या होता है? ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे ही होता है 3D में देखा जाए तो। दिस इज कॉल्ड एज वन रिफ्रैक्टिंग फेस, दिस इज कॉल्ड एज अनदर रिफ्रैक्टिंग फेस। ये एक रिफ्रैक्टिंग फेस हो गया, दूसरा रिफ्रैक्टिंग फेस हो गया। दोनों फेसेस के बीच का एंगल वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। जनरली हम इसको ऐसे नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? फ्रंट व्यू देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फ्रंट व्यू देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पे हमारा इंसिडेंट रे आके हिट करी, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक यूनिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलेगा, एक यूनिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकलेगा। लेट अस से दिस इज R1। कैसे निकलेगा? स्नेल लॉ से। साइन आई इज म्यू साइन R1, साइन आई इज म्यू साइन R1। तो एक यूनिक आई के लिए एक यूनिक R1 आ गया। एक यूनिक R1 के लिए एक यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा सेकंड फेज पे, R2। तुम कहोगे यूनिक होगा R2? हाँ एक यूनिक R2 होगा। कैसे निकाला जा सकता है? सोच के ये A है, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस R1। ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस R2। तो हम कह सकते हैं A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज 180 डिग्रीज। 180 और 90 90 कट गया, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सेकेंड वो हो गया फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हो गया स्नेल लॉ, सेकेंड फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यूनिक I से यूनिक R1 निकाला, यूनिक R1 से A और R1 यूज करके R2 निकाला, एक यूनिक R2 से एक एंगल ऑफ एमरजेंस निकल जाएगा, यूनिक एंगल ऑफ एमरजेंस। वो कैसे निकल जाएगा? म्यू साइन R2 इज साइन E। ये हो गया एंगल ऑफ एमरजेंस। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रे अगर सीधी जाती और ये बेंड हो गई तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। हाँ यही तो हुआ, ऐसे जाती और ऐसे गई तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। और ये रे ऐसे जाती और ये ऐसे चली गई तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। सो क्या मैं कह सकता हूं डिविएशन नेट हो जाएगा D1 प्लस D2। D1 को लिख सकता हूं, D1 को लिख सकता हूं, सुन ध्यान से। ये I है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? I। तो ये एंगल हो गया I माइनस R1। तो ये हो गया I माइनस R1। और ये एंगल E है और ये R2 है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल कितना है? R2। तो ये हो जाएगा E माइनस R2। तो ये हो गया E माइनस R2। तो हम ये कह सकते हैं I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, दैट इज योर डिविएशन नेट। इसको कई बार लोग ऐसे भी कह देते हैं कि ओरिजिनल रे ऐसे जा रही थी और फाइनल रे ऐसे गई। तो ओरिजिनल ऐसे जा रही थी और फाइनल ऐसे गई, तो ये हो गया डिविएशन नेट। तो ये भी हमारा ऐसे ही हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 था तो ये वाला एंगल D2 था। तो हम ये कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2। आई थिंक एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? बात एक ही है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यू शुड रियलाइज देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस जिसके लिए सेम डिविएशन होगा। क्यों?
बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता तो ये R1 होता, ये R2 होता, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता। तो क्या मैं कह सकता हूं एक I और एक E, ये दो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए जिसके लिए डिविएशन सेम है। बात समझ में आई? अब हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने प्लॉट किया डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इंसिडेंस का आता है तो आता है, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्लॉट किया। ये तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी होगा। और ये पैराबोला नहीं है, ये इस साइड से पिचका हुआ है और इधर से फैला हुआ है। कैसे प्लॉट करते हैं इसे बता देता हूं। एक बार तुम दो पिन लगाओगे, एक पिन लगा दी, एक और पिन लगा दी, इधर से देखोगे तो एक पिन लगा दी, दूसरी पिन लगा दी, तो एक बार में दो पॉइंट निकल के आएंगे, एक आई वाला पॉइंट और एक पर्टिकुलर ई वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट आ गए। अब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो। कैसे रिपीट कर दोगे? तुम कहोगे यहां पर ऐसे रे आ रही है तो दो पिन लगा दिए, ये पिन लगा दिया और ये पिन लगा दिया। ये जब ऐसे गई फिर ये ऐसे गई और फिर ये सपोज ऐसे गई, ये दो पिन लगा दिए। जब प्लॉट करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको प्लॉट करेंगे तो आई भी निकल जाएगा, फिर यहां से नॉर्मल बना के ई भी निकल जाएगा, हाँ या ना? तो हमने आई थोड़ा सा बड़ा किया तो ई थोड़ा सा छोटा हो जाना चाहिए, हाँ या ना? आई बड़ा किया ना मैंने, तो फिर दो पॉइंट निकल जाएंगे। फिर से क्या निकल जाएंगे? दो पॉइंट निकल जाएंगे। फिर क्या करेंगे? चलो आई छोटा कर लो, एक बार छोटा कर लिया, ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर से क्या निकल जाएंगे? दो पॉइंट निकल जाएंगे। गाइस बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो 3 बार करा तो कितने पॉइंट निकल गए? 6 पॉइंट निकल गए। हर बार में 2 पॉइंट निकलते हैं, हाँ या ना? तो इस एक्सपेरिमेंट को 3 या 4 बार रिपीट कर दो तो तुम्हारे पास एक कर्व का आइडिया हो जाएगा। फिर फ्री हैंड उसको ड्रॉ कर देना। क्या कर देना? फ्री हैंड उसको ड्रॉ कर देना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का ये अच्छे से समझ में आ गया है? अब मैं इसमें एक चीज देख कह सकता हूं, जब ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा तो इस ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं देयर वुड बी अ पॉइंट जहां पर डिविएशन वुड बी मिनिमम, जहां पर डिविएशन वुड बी मिनिमम। क्या मैं कह सकता हूं डिविएशन वुड बी मिनिमम एट अ पॉइंट जहां पर आई और ई बराबर होना चाहिए? दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो एक ही पॉइंट होएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया मिनिमम डिविएशन। अब तक का जो कराया है वो लिख लिया। मैं ये समझा रहा था कि देयर वुड बी अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डिविएशन, देयर वुड बी अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डिविएशन। व्हेन वुड द डिविएशन बी मिनिमम? ग्राफ को देखते हुए जहां पर I इक्वल टू E होगा, योर डिविएशन वुड बी मिनिमम। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? और I और E बराबर होगा तो क्या मैं कह सकता हूं R1 और R2 भी बराबर होगा स्नेल लॉ से? हाँ। और R1 प्लस R2 कितने के बराबर था? A के। तो क्या मैं कह सकता हूं R1 और R2 बराबर भी होगा और A/2 के बराबर भी होगा? तो मिनिमम डिविएशन कब होगा? जब I और E बराबर है, R1 R2 बराबर है, A/2 हो गया, हाँ या ना? गॉट इट? या कई बार ऐसे भी कहते हैं जब रे पासेस सिमेट्रिकली, दूसरी चीज मिनिमम डिविएशन के केस में मैं ये लिख सकता हूं 2I माइनस ए, क्योंकि डिविएशन था I प्लस E माइनस ए, हाँ या ना? तो 2I माइनस ए लिख सकता हूं। तो क्या मैं I को लिख सकता हूं A प्लस मिनिमम डिविएशन बाय 2 लिख सकता हूं ना? अब मैं कह सकता हूं स्नेल लॉ लगाओ। स्नेल लॉ क्या था? साइन I इज म्यू साइन R1। तो साइन I की जगह तो लिख दूं साइन A प्लस
डिविएशन मिनिमम बाय 2 इज इक्वल टू म्यू साइन a बाय 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? साइन आई इज म्यू साइन R1। बेटा तो पंखे को बंद ही कर दो, ठीक है। साइन आई इज म्यू साइन R1, तो आई को लिख दिया a प्लस डिविएशन मिनिमम बाय 2, हाँ या ना, इज म्यू साइन a बाय 2। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। वो एक्सपेरिमेंट तो ये था कि तुमने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो जब एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ प्लॉट किया है वो फ्री हैंड प्लॉट किया है, उसमें तुम्हें जरूरी नहीं है कि i इक्वल टू e वाला केस निकल के आए, नहीं निकल के आएगा, डेफिनेटली नहीं निकल के आएगा। अब क्या करोगे, जब तुम फ्री हैंड प्लॉट कर दोगे तो एपेक्स जबरदस्ती ढूंढ लोगे। तुम फ्री हैंड प्लॉट करोगे तो तुम ये कर सकते हो ना कि भाई तुमने कहा कि यार अप्रोक्सीमेटली ऐसा सा ग्राफ होगा, तो यहां पर तुमने ये पॉइंट प्लॉट करके निकाल लिया। और जब तुमने प्लॉट करके निकाल लिया तो एक्सपेरिमेंटली कह दिया कि डी मिन मुझे पता है। समझ में आया कि नहीं आया? डी मिन तुमने ग्राफ से निकाला है, अब मिनिमम डिविएशन तुमने ग्राफ से निकाल दिया, तो ये फॉर्मूले में गए और कह दिया साइन a प्लस डी मिन बाई 2 इज म्यू साइन a बाई 2। दिस इज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तुम्हें a तो निकल जाएगा ना, a कैसे निकल जाएगा? तुमने प्रिज्म रखा और तुमने फिर प्लॉट किया तो a निकल गया, और d मिनिमम तुमने किससे निकाल लिया? ग्राफ को फ्री हैंड प्लॉट करके निकाल लिया, और फिर तुमने कहा कि इससे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बोलो। ये जो बोला i इक्वल टू होता नहीं है, मतलब होता नहीं है मतलब एक्सपेरिमेंटली तुम्हें क्या पता कि इस इंस्टेंट पे i इक्वल टू e होगा? ग्राफ में तो होता ही होगा। नहीं ग्राफ में नहीं, मैं कह रहा हूं होता नहीं है कि तुम जब प्लॉट करने आए तो i इक्वल टू e वाला पॉइंट नहीं निकल के आएगा। मतलब तुम ये कहोगे यार मैंने दो पिन लगाई और फिर ये दो पिन निकल के आई, हाँ या ना? तुम्हें क्या पता i इक्वल टू e वाला केस कब आएगा? आएगा तो सही ना, आएगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जब तुमने एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट किया या 5 बार रिपीट किया, जरूरी नहीं है कि वो वाला पॉइंट प्लॉट भी हो। यार तुम समझे ही नहीं हो। तुमने ये एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किया? तुमने एक इंसिडेंट रे बनाई, दो पिन लगा दी, उधर से देखी और वो स्ट्रेट लाइन में दिखी, दो पिन लगा दी, फिर तुमने प्लॉट कर दिया होगा कि यार ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसका मतलब ये वाली रे ऐसे गई होगी, हाँ या ना? इसमें i इक्वल टू e होना जरूरी है क्या? नहीं। दो पॉइंट निकल गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। फिर तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तुमने ये दो पिन लगा दी, फिर तुमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में देखा तो ये दो पिन आई, फिर तुमने उनको एक्सटेंड कर दिया तो ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई, फिर ये वाला प्लॉट किया, उसके बाद तुम्हारे दो पॉइंट और निकल के आ गए। तो व्हाट इज द चांस कि तुम 4 बार एक्सपेरिमेंट करो और ये वाला पॉइंट भी निकला है? प्रोबेबिलिटी है कोई? 0 ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि रेस कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो व्हाट इज द चांस कि तुम्हारे पास ऐसा केस ही निकला है जिसमें तुमने बाद में चेक किया कि i और e कितना आ रहा था? बराबर आ रहा था। तो तुमने जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि उस एक्सपेरिमेंट में लाई करे। एक्सपेरिमेंट में तो पता चलेगा तुम्हें फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। फिर तुमने बना दिया और फिर तुमने कहा कि यार ये एपेक्स वाली पॉइंट को निकाल लेते हैं फ्री हैंड से, उससे तुमने इस एपेक्स को देख के कह दिया डिविएशन मिनिमम निकाल लिया एंगल इस ग्राफ के पॉइंट से, और फिर कहा अप्रोक्सीमेटली डिविएशन मिनिमम में क्या होना चाहिए? i और e बराबर होने चाहिए। i और e बराबर होने चाहिए तो r1 r2 बराबर होने चाहिए, तो वो a/2 हो गया। उससे ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, और फिर मैंने इस फॉर्मूले में कहा ग्राफ से डी मिन निकाला है, प्लॉट करके हमने a निकाला है। प्लॉट कौन सा? प्रिज्म को प्लॉट करके, और फिर मैंने उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल लिया। ये बात समझ में आई अब नहीं आई है? ये समझ में आया ये मैं क्या करता कि i और e वाला पॉइंट नहीं निकलेगा, क्योंकि देयर इज अ वेरी 0 प्रोबेबिलिटी कि वो केस ही तुम्हारे केस में आ जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई पॉइंट आगे पीछे ही निकल के आएंगे दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक कंसेप्ट था किस चीज का? मिनिमम डिविएशन का। अब एक और कंसेप्ट भी होता है मैक्सिमम डिविएशन का, और ये कंसेप्ट जो मिनिमम डिविएशन वाला है
ये सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है। कौन सा कंसेप्ट के ऊपर कम एम्फेसिस है? मैक्सिमम डिविएशन। और मैक्सिमम डिविएशन वाले में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक एक बार तो आया ही है, हो सकता है 2 बार आया हो। किस चीज पे आया है? मिनिमम पे नहीं आया, मैक्सिमम पे आया है। तो मैक्सिमम डिविएशन वाला कंसेप्ट क्या बनेगा? इसमें तुम ऐसे सोचो ना, उसके उस वहां पे पहुंचे कैसे हम मैक्सिमम डिविएशन? हमने ये कहा, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, ये प्रिज्म था गाइस, ये प्रिज्म था। किसी को याद आ गया क्या? ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे गई रे, ऐसे गई। इज दैट फाइन? अब इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं आई को छोटा करूं, आई को छोटा करूं तो ई बढ़ेगा, आई को छोटा करूं तो ई बढ़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, आई को थोड़ा छोटा करूंगा तो ई ज्यादा बढ़ेगा। इस पे भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी, इस कंसेप्ट पे भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या? कि आई को तुमने थोड़ा सा छोटा किया तो ई तुम्हारा ज्यादा बढ़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज है, तो मान लो आई को छोटा किया, इधर देखो गाइस, आई को छोटा किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा कर दिया, R1 भी छोटा हो जाएगा, R2 बड़ा हो जाएगा। R2 बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि ये वाली रे ग्रेज करती हुई बाहर निकले। अगर ये रे ग्रेज करती हुई बाहर निकलेगी तो इससे ज्यादा छोटा आई तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम उसके बाद अगर और छोटा आई कर दोगे तो वो रे निकलेगी ही नहीं, वो अंदर TIR कर जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके हिसाब से क्या हुआ, जो हमारा ये ग्राफ था, इसमें एक पॉइंट आया, इसमें हमारा पॉइंट आया, इसे हटा दो। ग्राफ था डिविएशन वर्सेस आई का, ऐसा ग्राफ है। इसमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, जहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया? 90। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा आई करूंगा तो रे इज नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ द अदर साइड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मैक्सिमम डिविएशन कब होगा? जब ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तब हमारा मैक्सिमम डिविएशन होगा। तो मेंस में क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिविएशन हो। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डिविएशन? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डिविएशन? सो आई निकालने की बात करिए और वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये वाला क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और क्या मैं ये कह सकता हूं, ये R1 कितना हो जाएगा? A माइनस क्रिटिकल एंगल, हाँ या ना? तो अब लिख दो साइन आई इज म्यू साइन R1, इसको लिख दो म्यू साइन A माइनस C। तो आई मिनिमम कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस C को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ। This is the minimum angle of incidence and this is the case of maximum deviation. अब हो सकता है अगली बार वो ये पूछ ले कि what is the value of maximum deviation? Can I say maximum deviation would be I minimum plus 90 minus A. बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? We are done. We are done with basic idea of prism. सपोज करो हमारे पास थिन प्रिज्म है। क्या है? थिन प्रिज्म है, ऐसा प्रिज्म है, पतला। कैसा प्रिज्म है? पतला प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म है A, और मैंने कहा नॉट ओनली प्रिज्म पतला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा है, आई भी स्मॉल है।
प्रिज्म भी पतला है, आई भी स्मॉल है। अगर आई स्मॉल होगा तो हम कह सकते हैं, स्नेल लॉ लगाते हुए क्या कह सकते हैं, साइन आई इज आई, तो हम कहेंगे आई इज म्यू R1। आई छोटा है तो R1 भी छोटा होगा, इसलिए हमने साइन R1 को लिख दिया R1। फिर a छोटा है तो R2 भी छोटा होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 छोटा, a छोटा, तो R2 भी छोटा होगा। R2 भी छोटा होगा तो म्यू R2 इज E। ये भी समझ में आ गया। इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा, I प्लस E माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। कैन आई से दिस बिकम्स म्यू माइनस 1a। सो एंगल ऑफ डिविएशन इज म्यू माइनस 1a। सो इसका मतलब थिन प्रिज्म स्मॉल इंसिडेंस, थिन प्रिज्म स्मॉल इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट्स लाइक अ कांस्टेंट, इट्स लाइक अ कांस्टेंट, कि आई के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो ऐसे गया। तो ये जो डिविएशन वाला एंगल है ये हमेशा कितना हो गया, म्यू माइनस 1a हो गया, अगर हमारा प्रिज्म पतला है और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंगल ऑफ डिविएशन इज म्यू माइनस 1a। सो दैट्स फॉर थिन प्रिज्म। नेक्स्ट एक चीज होती है क्या होती है, कॉशी रिलेशन। बेसिकली हम ये सोचते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यही तो बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट्स गिवन बाय सी एयर अपॉन सी मीडियम, सी एयर अपॉन सी मीडियम। लेकिन कभी तुम्हें सुना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है लैम्डा पे डिपेंड कर जाती है, हाँ या ना? इसका मतलब जब ये क्या बोलते हैं, मान लो डिफरेंट वेवलेंथ किसी मीडियम में जाएंगी तो उनका वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी तो डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अकेला मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो दैट इज एक्चुअली गिवन बाय a प्लस b by lambda square. Refractive index is given by a plus b by lambda square. That's called as Cauchy relation. a कुछ कांस्टेंट हो गया, b कुछ कांस्टेंट हो गया, और ये लैम्डा मतलब बेसिकली जिस वेवलेंथ के लिए निकाल रहे हो उसके लिए हो गया। तो इसका मतलब तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो मान लो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम अगर पता है किसी को तो वो ऐसा हो जाता है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर होता था हमारा आई थिंक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, याद आ रहा होगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विबग्योर, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। इसका मतलब वेवलेंथ कम होती जा रही है, तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, एनर्जी होती थी hc बाय लैम्डा, एनर्जी बढ़ती जा रही है। और मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा वेवलेंथ बड़ी होगी रेड की, उसकी वेवलेंथ अगर बड़ी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। इसका मतलब मैंने अगर यहां पर वाटर लिया या ग्लास ले लिया और यहां पर एयर लिया, एयर से मैंने व्हाइट लाइट भेज दी, क्या भेज दी, व्हाइट लाइट भेज दी, और व्हाइट लाइट का वेवलेंथ का रेंज मोर और लेस 400 नैनोमीटर से होता है 700 नैनोमीटर। तो इसका मतलब बड़ी वेवलेंथ ये तो रेड की हो गई, छोटी वेवलेंथ ये वॉयलेट की हो गई, हाँ या ना? तो मैंने कहा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबके लिए सेम है, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी। कलर्स में स्प्लिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 sin i इज म्यू sin r। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा होगा
तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, तो वॉयलेट तो यहां पर आ जाएगी और रेड का कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड हो जाएगा और यहां बन जाएगा विब ग्योर। तो ये व्हाइट लाइट कैसे हो गई, स्प्लिट हो गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज dispersion of white light into colors on encountering refractive index on going from air to some other medium. Got it or not? मैं ये कह रहा था यार डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स तो हमेशा होगा जब भी तुम एयर टू किसी और मीडियम में जाओगे, हाँ या ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, डिफरेंट कलर्स का स्प्लिटिंग तो हो ही जाएगी। तो डिस्पर्जन थिक प्रिज्म से भी होएगा। डिविएशन कितना आया था, आई प्लस ई माइनस ए, हाँ तो फिर जो पहले आई आएगा तो डिफरेंट R1 आएंगे, डिफरेंट R2 आएंगे, डिफरेंट ईज आएंगे, हाँ या ना। लेकिन हमने डिस्पर्जन पढ़ा थ्रू अ थिन प्रिज्म, क्योंकि थिन प्रिज्म का फॉर्मूला बहुत बढ़िया था। हमने थिक प्रिज्म से भी डिस्पर्जन होता, लेकिन वी वर लाइक नहीं यार थिन प्रिज्म से डिस्पर्जन करवाएंगे क्योंकि फॉर्मूले बड़े सुंदर थे कि ऐसे गया और ऐसे गया। कौन से वाला रेड है, मेरे ख्याल से ये रेड है, ये वॉयलेट है, फिर ये ऐसे गया, हाँ या ना, ये रेड है, ये वॉयलेट है। क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज deviation ड्यू टू violet, and can I say this will be deviation due to red? So can I say deviation due to violet would be mu violet minus 1 into a? हाँ थिन प्रिज्म वाला फंडा लगा दिया, इसीलिए तो मैंने कहा थिन प्रिज्म से डिस्पर्जन करवाओ, फॉर्मूला बड़ा बढ़िया था डिविएशन का। डिविएशन इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 a। फिर डिविएशन फॉर रेड विल बी म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। फिर दिमाग में आया कि मीन डिविएशन क्या बोल सकते हैं, एवरेज डिविएशन इज वायलेट प्लस रेड का आधा, एवरेज वो कितना हो जाएगा, म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाई 2 माइनस 1 इंटू ए। हाँ दिस प्लस दिस बाई 2 कर दो, हाँ या ना। कई बार वो ये भी कहते हैं जो एवरेज डिविएशन होता है वो किसका होता है, येलो का। किसका होता है, येलो का, बीच में येलो होती है। हीरो बन के ना ग्रीन मत बोल देना, पता चला जी विब कहीं और, ग्रीन मत बोलना, बीच में येलो होती है। तो इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। फिर कई बार ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो इज नथिंग बट वॉयलेट प्लस रेड का आधा, हाँ या ना। तो ये हो गया मीन डिविएशन, ये हो गया डिविएशन फॉर रेड एंड वॉयलेट। एक और चीज भी बात कर सकते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फैलाव, फैलना, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ये डिविएशन थे, वो डिस्पर्जन है, तो हमने फाई क्या बोल दिया, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। फाई क्या बोल दिया हमने, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। क्या हम ये कह सकते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन हो जाएगा वॉयलेट का डिविएशन माइनस रेड का डिविएशन? क्या मैं ये कह सकता हूं म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए? बात समझ में आ गई? फिर एक और क्वांटिटी डिफाइन कर दी मैंने, W से लिख दिया उसे, इसे बोल दिया डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम। क्या बोल दिया इसे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम। इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, दिस इज डिस्पर्जन पर यूनिट डिविएशन। हाँ जी, कैसे डिफाइन कर दिया, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम इज, इधर देखो, डिस्पर्जन
पर यूनिट डिविएशन, मतलब एवरेज डिविएशन बोल दो, डिस्पर्जन पर यूनिट डिविएशन, ऐसे बोलते हैं इसे कि दिस विल बी म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। ए तो कट गया, तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम क्या चीज हो गई, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। गॉट इट? टॉपिक इज combination of prisms, combination of thin prisms। भाई देखो ऐसा है, ये एक पतला सा प्रिज्म ले लो और फिर एक और पतला सा प्रिज्म ले लो, उनको ऐसे रख दो, तो ऐसा होगा कि मान लो यहां से लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, तो वो ऐसे जाएगी, फिर वो और स्प्लिट हो जाएगी ना, फिर वो और स्प्लिट हो जाएगी, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि मीन डिविएशन नेट इज नथिंग बट डिविएशन ड्यू टू 1 प्लस डिविएशन ड्यू टू 2। हम कह सकते हैं डिविएशन, ये कौन से वाले की डिविएशन हो गई, येलो वाले की, येलो वाले की एक बार डिविएशन हुई फिर दोबारा हुई, तो नेट डिविएशन ऑफ येलो क्या लिख दोगे, म्यू येलो 1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू येलो 2 माइनस 1 इंटू A2। ऐसे ही एंगल ऑफ डिस्पर्जन के बारे में क्या कह सकता हूं कि एक बार डिस्पर्जन हुआ और एक बार फिर से हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पहले वाला डिस्पर्जन क्या एंगल कितना हो जाएगा, म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू A1 प्लस म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 इंटू A2। उसकी वैल्यू भी चेंज होगी क्या A प्लस B, मतलब चेंज होगा, क्या चीज, न्यू न्यू भी चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A प्लस B का कैंपस कर, A प्लस बी बाय लैम्डा, ए और बी तो मीडियम डिपेंडेंट है, तो सेम ग्लास नहीं होगा। दैट इज द होल पॉइंट ना, कि ये प्रिज्म अलग मटेरियल का बना है और ये प्रिज्म अलग मटेरियल का बना है, तो इसका मतलब नॉट ओनली यू कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट इन दिस विल बी डिफरेंट एंड दिस विल बी डिफरेंट, क्योंकि ए और बी जो कांस्टेंट थे कॉशी रिलेशन में, वो तो मटेरियल पे डिपेंडेंट थे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसका वायलेट का अलग हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके वायलेट का अलग हो जाएगा, इसमें रेड का अलग हो जाएगा, इसमें रेड का अलग हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएंगे, और एंगल ऑफ डिविएशन भी क्या हो जाएगा, दोनों में ऐड हो जाएंगे। तीन होते तो फिर से तीसरे वाले का भी ऐड कर देते। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब ये समझ में आ गया तो इसमें दो स्पेशल कॉम्बिनेशंस की बात कर देते हैं। किसके? स्पेशल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एज ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब है नो स्प्लिटिंग इन कलर्स। व्हाट? नो स्प्लिटिंग इन कलर्स। कलर्स में स्प्लिटिंग ना हो। इसका मतलब कि पहली चीज तो प्रिज्म्स को लगाओ उल्टा। एक प्रिज्म ऐसे लगाया तो दूसरा प्रिज्म कैसे लगा दो? एग्जैक्टली उल्टा लगा दो। ये क्या है कि नीचे तुम्हारा था क्या? और मैं किक मार रहा हूं इधर उधर। ठीक है, एक ऐसे हो गया, एक उसका उल्टा हो गया। अब ए क्रोमेटिक का मतलब है कलर्स में स्प्लिटिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब है ऐसे था, व्हाइट लाइट आई, इसने स्प्लिट किया और दूसरे प्रिज्म ने क्या कर दिया? एग्जैक्टली कंबाइन कर दिया। एग्जैक्टली कंबाइन कर दिया। इसका मतलब इसमें कंडीशन क्या होगी? नो स्प्लिटिंग इन कलर्स। दैट मीन्स म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 इंटू A1 माइनस ऑफ म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 इंटू A2 शुड बी 0। ये बात समझ में आ गई?
इस पे कितना बेकार क्वेश्चन आ सकता है मैं बताता हूं। वो म्यू वॉयलेट 1 दे देगा, म्यू रेड 1 दे देगा, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा 3 डिग्री, इसका म्यू वॉयलेट 2 दे देगा, इसका म्यू रेड 2 दे देगा, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म पूछेगा फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन नेट क्या हो जाना चाहिए 0, φ1 माइनस φ2 क्या हो जाना चाहिए 0, खत्म कहानी। फिर वो अकेला सिर्फ A2 नहीं पूछेगा, अब वो कहेगा अगर ऐसा होता तो इसमें मीन डिविएशन कितना हो जाता, तो फिर कह देना मीन डिविएशन हो जाएगा म्यू येलो 1 माइनस 1 A1 माइनस म्यू येलो 2 माइनस 1 इंटू A2। तुम्हें समझ में आया नहीं है कि उल्टा लगाया है तो माइनस कर रहे हैं, जब सेम ओरिएंटेशन के कर रहे थे तो ऐड कर रहे थे, और अगर मैं उल्टा लगा रहा हूं प्रिज्म को तो माइनस कर रहे हैं। और उस इसके अंदर म्यू येलो 1 नहीं देगा, वो कैसे कर दोगे, दिस प्लस दिस बाई 2 कर देना, A1 तुम्हें पता था और यहां पे लिख देना दिस प्लस दिस बाई 2, और A2 तुम ऊपर की कंडीशन से निकाल चुके हो। ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन क्योंकि बच्चे क्या है वो ये तो बकवास टॉपिक है, ये क्यों पढ़ के जाएं, फिर छोड़ के भी आ जाना। ये हो गया तुम्हारा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, ये डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इसके अंदर मीन डिविएशन 0 कर दो। मतलब ये कहोगी स्प्लिटिंग भले ही हो जाए ओवरऑल, इसमें भी उल्टे ही लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ये कहोगी येलो वाला अनडिविएटेड चला जाए, येलो वाला अनडिविएटेड चला जाए। तो येलो वाला अगर अनडिविएटेड चला जाए तो हम कहेंगे म्यू येलो 1 माइनस 1 A1 शुड बी इक्वल टू म्यू येलो 2 माइनस 1 A2। हाँ, इसमें डिस्पर्जन नेट हो सकता है, कितना हो जाएगा, म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 A1 माइनस म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 इंटू A2। तो इसके अंदर डिस्पर्जन नेट हो रहा है लेकिन डिविएशन नेट नहीं हो रहा है। तो तुम्हें वर्ड ज्यादा होने चाहिए कि डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में नो डिविएशन ओनली डिस्पर्जन, एंड एक्रोमेटिक में नो स्प्लिटिंग इन कलर्स, तो नो डिस्पर्जन ओनली डिविएशन, इसमें नो डिविएशन ओनली डिस्पर्जन। रट्टा मार लिया नहीं मार लिया? हाँ जी, क्वेश्चन है show with the help of ray diagram right angled isosceles prism can produce a deviation of 90 degree, 180 degree or 0 degree if the refractive index is greater than √2। ये सबके साथ है, if the refractive index is greater than √2 is a statement with every statement, okay। right angled isosceles prism, ये कैसा प्रिज्म है, ऐसा, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है, ग्रेटर देन √2। हाँ जी, इसका मतलब ग्रेटर देन √2 है। अगर √2 होता तो क्रिटिकल एंगल कितना होता, अगर मान लो यहां पर डेंसर में आके टकरा रही है, डेंसर से रेयर जाते हुए, अगर √2 होता तो 45 हमारा क्रिटिकल एंगल होता, 45 पे ग्रेजिंग इमरजेंस करता। डज दैट मेक सेंस? अब इसने कहा नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन √2 है तो क्रिटिकल एंगल छोटा हो गया होगा, हाँ या ना, 45 से भी छोटा हो गया होगा। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 45 से छोटा हो गया तो 45 पे क्या करेगा, TIR, एटलीस्ट 45 पे तो क्या करेगा, TIR। √2 की जगह ग्रेटर देन √2 .001 हो गया, √2 के आगे थोड़ा सा और प्लस .001 कर दिया, तो इसका मतलब 45 पे TIR हो रहा है। ये समझ में आ गया पहली चीज। तो अब वो ये कह रहा है ऐसे है, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, डिविएशन चाहिए था कितने का, 90 डिग्री का। मैंने कहा यहां से रेज आए, ये एंगल कितना होगा, 45, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ये डिविएशन कितना हो गया,
90 हो गया। तो पता है ये डिविएशन ऑफ 90 से मेरे दिमाग में कुछ आया, डिविएशन 90 से मेरे दिमाग में आया, दिस थिंग कैन बी यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप वो होता है सबमरीन के अंदर वो जो होता है ना, हाँ हमने बचपन में बनाया होगा पेरिस्कोप, हमने बनाया था 2 मिरर से, मिरर से ऐसे बनाते हैं, ये पानी हो गया, ये पानी हो गया, यहां पर पेरिस्कोप बाहर निकाला और अबे रुक जाओगे, सोचने दोगे मुझे, ऐसे लगाओ ऐसे, ये मिरर लगा दो कितने पे 45 पे, और यहां पर नीचे मैं सोच रहा हूं रफ आइडिया ऐसे, फिर यहां पर मिरर लगा दो 45 पे, और यहां पर सानिका को बिठा दिया हमने, कहा ये देख रही है आंख है ये, और यहां पे पानी है, और बाहर सिर्फ पानी वालों को जहां पर दिख रहा है, यहां पर विलेन बैठे हैं, मतलब बंदूक लेके बैठे हैं, ठीक है। तो यहां से रेस गई, यहां से रेस गई, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां से रेस गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे चलता है ना पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप में एक प्रॉब्लम है, मिरर लगाए, 2 मिरर लगाए 45 पे, लेकिन मिरर्स ना अगर मान लो धूल है, डस्ट है, तो मिरर क्या कर देंगे कुछ एनर्जी को, तो मिरर मत लगाओ, मिरर की जगह क्या लगा दो, प्रिज्म लगा दो, प्रिज्म ऐसे लगा दो, सोच रहा हूं मैं ऐसे, ये मिरर हटा दिया, ये वाला प्रिज्म लगा दिया। अब कैसे प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि मिरर के अंदर TIR होता है, तो इस सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सरफेस पे डस्ट भी है नहीं है, वो तो TIR करेगा ही करेगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल है, तो इनसाइड द डेंसर all energy will be reflected, it will not absorb any energy, it will all reflect all energy, TIR करेगा। So that's a periscope, that's how you make periscope। अगर तुम deviation कौन सा ले लो, 90 डिग्री वाला। अब सोच रहा हूँ deviation 180 डिग्रीज, थोड़े दिन अगली क्लास में भी आया, हो सकता है आज ही करा दूं, हो सकता है। हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या पढ़ेंगे गाइस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई पीस होता है, और होता ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसे चेंज कर रहे होते हैं, इसके पीछे आंख होती है और यहां से पैरेलल रेज आ रही होती है, ठीक है, इस लेंथ को चेंज किया जाता है। अब टेलीस्कोप तुमने देखा होगा बचपन में, मतलब ऐसे लंबा सा होता है, उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, हाँ या ना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, ओके, बट डू यू रियलाइज टेलीस्कोप का सेम थिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बाइनोकुलर्स, एंड बाइनोकुलर्स आर प्रीटी कॉम्पैक्ट, सो हाउ डू दे मेक बाइनोकुलर्स, तुम ये जो रेज आ रही है इन दोनों के बीच में जो ये 2 लेंसेज है उनको आगे पीछे कर रहे हो ना, ये लेंथ चाहिए, मान लो इस लेंथ को 1/3 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 1/3 कर सकते हो, कैसे 1/3 कर सकते हो, हमने कहा मिरर ऐसे, ये प्रिज्म ऐसे लगा दो, आइसोसेलेस प्रिज्म था ना, ऐसे था, ये 90 था, ऐसे था, यहां से रेस गई, ये कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, क्योंकि ये 45 था तो ये 45, फिर ये 45, TIR किया, फिर ऐसे गई, तो डिविएशन कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया, 180, सॉरी 180, हाँ 0 नहीं 180 हो गया, 180, पहले वाला 90 था, ये डिविएशन कितना हो गया, 180 डिग्री वाला हो गया। अब तुम कहोगे ओके उल्टा कर दिया, फिर मैंने कहा एक और, तो डिविएशन 180 तो समझा दिया मैंने, बट इसका यूज क्या हो गया, प्रिज्म विल बी यूज्ड इन तुमको बाइनोकुलर्स तो नहीं आया इसमें, अभी आएगा बाइनोकुलर्स, ये रेज आई, यहां पर अब एक और प्रिज्म लगा दो, अब ये रेज गई ऐसे, अब ये रेज गई ऐसे, अब तुम कहोगे यहां पर लगा दो आई पीस,
यहां लगा दो ऑब्जेक्टिव। टेक्निकली ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो लेंथ है वो 1/3 हो गया। तो तुम्हारे बाइनोकुलर में क्या लगे होते हैं? प्रिज्म्स लगे होते हैं। यहाँ पर आगे आईपीस ऑब्जेक्टिव होते हैं, इधर आईपीस होता है, और वो साइड में होल्डर टाइप का होता है ना, वहां पे 2 प्रिज्म लगे होते हैं दोनों तरफ। फोल्ड हो गया, बेसिकली फोल्डिंग टेलीस्कोप हो गया। बेसिक बहुत रफ आइडिया दिया है, ठीक है, लेकिन तरीका यही है। हो गया। सो डिविएशन कौन से वाला करा दिया? 90 डिग्री वाला करा दिया। डिविएशन 180 वाला करा दिया। नाउ द डिविएशन 0 वाला करते हैं। मान लो हमने प्रिज्म को ऐसे गिरा दिया, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। हाँ जी, मान लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ग्रेटर देन √2। तो क्रिटिकल एंगल कितना है? लेस देन 45। 45 पे TIR होगा, हाँ या ना? मान लो मैंने बेस के पैरेलल रेज भेज दी, बेस के पैरेलल, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45। इसका मतलब अंदर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। ये वाला एंगल R कितना हो जाएगा? लेस देन 45। लेस देन 45। ये 90 होगा, ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 प्लस R प्लस दिस इज 90, तो दिस विल बी 45 प्लस R प्लस थीटा इज 90, तो ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 45 माइनस R। तो ये वाला एंगल हो गया, ये से थीटा बोल रहा था, ये हो गया 45 माइनस R। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 प्लस R। तो यहां पर तो TIR होगा डेफिनेटली। तो ये हो गया 45 प्लस R। अब सोचो, ये 45 प्लस R है, तो ये 45 माइनस R होगा, ये 45 है, तो ये हो गया 90 माइनस R। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 प्लस R, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। ये 90 प्लस R है, तो यहां नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये वाला R होगा, और ये R होगा, तो ये वही कहानी आ गई। साइन 45 इज म्यू साइन R, म्यू साइन R इज साइन 45, तो 45 पे जाएगी रे। तो पता है यहां पर एक मजेदार चीज होगी। मान लो ये पेड़ का इमेज देख रहे हो, तो पेड़ के यहां से जो रेज गई, हाँ देख लो, अरे सर ये होता है, एक चीज में होता है नहीं है, ये पानी में भी होता है कई बार। जो ग्लास, वो एक स्कूल में बनवाया था। कुछ नहीं होता, एक ग्लास लेना, ग्लास के यहाँ पर पीछे लिख देना वाटर, ग्लास में पानी डालते जाओगे तो वाटर उल्टा लिखा हुआ आएगा। देखा हुआ है बचपन में। लेकिन कह रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म हैज द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैज द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा हो गया? दो साइड इक्वल हो गई, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए। यही तो कह रहा है। अब ये कह रहा है वन ऑफ द इक्वल फेसेस इज सिल्वर्ड, ये और ये इक्वल से फेसेस हैं, एक फेस को सिल्वर कर दिया। एक और आदत डाल लो, कभी क्वेश्चन की तरफ सॉल्यूशन नहीं देखना है, बार बार यही समझा रहा हूं। A ray of light is incident normally on the other equal face. Other equal face पे ray of light is incident normally, ये 90 है। और फिर ये कह रहा है after being reflected twice emerges through the base along the normal. बेस से निकला है भाई नॉर्मल के along। मैंने कहा देख यहां पर तो हुआ है रिफ्लेक्शन, और यहां पे होना चाहिए TIR, यहां पे होना चाहिए TIR, और TIR के बाद ये ऐसे चली जाए,
क्योंकि अदरवाइज तो यहां पे वाले पे तो रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब ये TIR हो। अब सोच रहा हूं मैंने कहा यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, ये I ले लो तो ये भी I होगा। अच्छा जी, ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस 2I, ये हो गया 90 माइनस 2I, तो ये कितना हो गया 2I, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये भी हो गया 2I, तो ये वाला हो गया फिर से 90 माइनस 2I, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला हो जाएगा 2I, ये 2I है तो ये भी हो जाएगा 2I। अच्छा, ये I है तो ये 90 माइनस I, तो ये कितना हो जाएगा I। हाँ जी, ये एंगल 2I, ये एंगल 2I, ऊपर का एंगल I, 5I is 180, I is 180 by 5, that's 36। हाँ, तो ये 36 हो गया और ये 72 हो गया, ये भी 72 हो गया। आगे बोलो। इसमें डायग्राम देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डायग्राम लिखा है इसमें, सी फिगर। बाकियों में तुम मजे मार रहे थे, फिगर देखनी ही नहीं थी, इसमें कह रहा है ये सी फिगर, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फिर ध्यान रखना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। राइट एंगल्ड प्रिज्म 45 90 45, ये 90 है, ये 45 है और ये 45 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, हैज अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 सीमेंटेड टू इट्स डायगोनल फेस। डायगोनल फेस पे एक और प्लेट चिपका दी इस पे, n1, और n1 क्या है, लेस देन n है, यही तो कह रहा है, मतलब ये रेयरर है और ये डेंसर है। असेंबली इज इन एयर, अ रे इज इंसिडेंट ऑन AB, कैलकुलेट इंसिडेंस सच दैट रे स्ट्राइक्स द डायगोनल एट क्रिटिकल एंगल। हाँ जी, क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर इस वाले पे AB वाले पे इंसिडेंट है गाइज, ये I हो गया, ये I निकालना है सो दैट कि ये R1 हो जाए, ये R1 हो जाए और ये वाला एंगल क्रिटिकल हो जाए, तो यहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए बेसिकली एक तरीके से। हाँ या ना? गॉट इट? वी डन विद द क्वेश्चन यार, क्वेश्चन हो गया। n sin c is n1 sin 90, हाँ या ना? तो sin c आ गया, sin c हो गया n1 by n। डज दैट मेक सेंस? अब इधर देखो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म का काम करेगा 45, ये c हो गया, तो ये हो जाएगा 45 माइनस c, तो कह देना sin I is n sin 45 माइनस c, हाँ या ना? इसको लिख देना n sin 45 cos c माइनस cos 45 sin c, ये लिख देना n by √2। अब रुक जाओ, cos c आ रहा है, sin c तुम्हें पता है, cos c को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर c का अंडर द रूट, तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस n1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, माइनस ये √2 बाहर ले चुके हैं, साइन c दैट इज n1 बाय n, n पूरे में से कट जाएगा एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ
n स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस n1 बाय रूट 2 का साइन इनवर्स इज I। डन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो इन्होंने आंसर दिया वो यही था, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसमें एक्चुअली दो केसेस बन सकते हैं। कैसे? जो अभी तुमने आई निकाला है वो तुमने टेक्निकली आई मिनिमम निकाला है, आई मिनिमम निकाला है। देयर वुड शुड बी अ कंसेप्ट ऑफ आई मैक्सिमम। ये अब तुम कह रहे हो मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे, व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस। इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। अब इससे और छोटा करूंगा, ऐसे ऐसे, तो ये धड़ाक अंदर TIR करेगा। लेकिन मैंने आई को बड़ा करूंगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे किया, ऐसे किया तो तुम्हें फील आ रही है कि ये रे ऐसे जाएगी। हाँ, तो अब तो क्रिटिकल से छोटा हो चुका होगा ना। फिर एक अनडिविएटेड वाला केस भी आ जाएगा, अनडिविएटेड वाला केस भी आ जाएगा कि तुमने ज्यादा आई पे मारा तो ये 90 पे ऐसे चला जाए। और फिर दिमाग में आया कि तुमने ज्यादा और बड़ा कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि परली तरफ से क्रिटिकल हिट कर जाए। नहीं फील आया कि तुमने ऐसे आई को बड़ा करते गए, इतना बड़ा किया कि वो दूसरी तरफ से क्रिटिकल पे हिट कर गया। अगर दूसरी तरफ से क्रिटिकल पे हिट कर गया तो अब तुम और बड़ा करोगे तो ये रेड वाली हालत हो जाएगी। जो ये रेड वाली हालत क्या है, ऐसे आया, ऐसे गया और TIR हो गया। ठीक है, वो निकलेगा नहीं यहां से, फिर पता नहीं और कुछ होगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, मैं सोच रहा हूं, ये 90 है, ये 45 है, ये C है, तो ये 90 है तो ये 45 प्लस C हो गया, दोनों एंगल का सम। ये 45 माइनस C हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 प्लस C। ये C है, ये 45 है, तो ये 45 प्लस C हो गया। ये 90 था तो ये 45 माइनस C होना चाहिए, दोनों का सम तो 90 होना चाहिए। ये 45 माइनस C हुआ तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 प्लस C। 45 प्लस C हुआ तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। और ये आई मैक्सिमम हो जाएगा। जो पहले निकाला था वो आई मिनिमम था। अच्छा, इसने एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि कितने पे हिट करवाएं कि वो अनडिविएटेड चली जाए सेकंड फेज से। तो वो अब समझ में, वो तो अभी दिख ही गया कि वो ऐसे कह रहा है, ऐसे आई जाए कि वो यहां से 90 पे चली जाए, ये 90 हो जाए। हाँ जी, यही बोला है ना इसने। तो मैंने कहा ये 90, ये 45, ये 45, ये 45, तो मैं कह दूंगा साइन आई इज n साइन 45। इस आई पे सेकंड वाले पे 90 पे जाके हिट करेगी।